से एक नया डेटा पॉइंट आया, उसके आसपास के नियरेस्ट नेबर्स निकाले, उनमें से मैक्सिमम किस क्लास और क्लास में है। रिग्रेशन प्रॉब्लम में डिफरेंट क्या करना है, यहाँ पे भी वही नियरेस्ट नेबर्स निकालना और यहाँ पे आपको वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। वैल्यू आपने क्या दे देनी है, उन सारी वैल्यूज का मीन, उसके नेबर्स की वैल्यूज है, उन वैल्यूज का मीन करके हमने क्या कर देनी है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं के नेबर्स कैसे फ्रॉम sklearn dot data sets import एक regression from sklearn dot data sets import make regression का एक डेटा सेट बनाना है x, y make regression का डेटा सेट ये बना देगा n samples 2000 records चाहिए, n features 8 फीचर्स चाहिए, noise थोड़े आउटपुट चाहिए और random। ठीक है, ये मेरा डेटा सेट है। ठीक है, डेटा सेट जनरेट हो गया। आप डेटा सेट जनरेट करने के बाद sklearn dot model selection import train tested, बस आज लास्ट टाइम train tested कर रहे हैं, ये अनसुपरवाइज्ड में हमारे लिए दिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ बेस्ट पैरामीटर्स के लिए ठीक है, स्केलिंग करनी है तो sklearn dot प्रीप्रोसेसिंग से हमने स्टैंडर्ड स्केलर ठीक है, फ्रॉम sklearn dot neighbors import, ये हमारा एल्गोरिथम है, के नेबर्स रिग्रेस, के नेबर्स रिग्रेस, जैसे क्लासिफायर था वैसे ही हम इसका रिग्रेसर कर रहे हैं और एक में लिखी पाइपलाइन from sklearn dot pipeline code। ठीक है, ये नेबर्स रिग्रेसर मैट्रिक्स के लिए from sklearn dot matrix code ठीक है, तो ये मेरा x y बीटा आ गया। सबसे पहले इस डेटा की करते हैं स्प्लिटिंग, x train x test y train y test train test split डेटा स्प्लिट हो गया। ये हमने डेटा स्प्लिट करने के बाद हम बनाएंगे पाइप, क्योंकि पहले मुझे स्केलिंग करनी है और स्केलिंग के बाद मुझे रिग्रेसर KNN रिग्रेसर। ठीक है, तो पाइप इज इक्वल टू पाइपलाइन बनाई हमने। पाइपलाइन में आते हैं स्टेप्स, पहला स्टेप आ गया स्केलिंग, पहला स्टेप आ गया स्केलिंग। स्केलिंग में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर, जो भी आपका
डेटा आएगा पहले वो स्केल होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, उसके बाद मैंने उस पे लगाना है ENN K neighbors, इसके बाद मुझे लगाना है K neighbors। इसके पैरामीटर्स होंगे, जैसे कल मैंने आपको बताया था इसका एक पैरामीटर P होता है, फिर नेबर्स कितने स्टडी कर रहे हैं, इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं और वो मैं ग्रिड सर्च सीरीज से बेस्ट पैरामीटर्स निकालूंगी। तो अभी मैंने पाइपलाइन में सिंपली 2 स्टेप्स दे दिए, ठीक है। अब जो पैरामीटर्स मुझे ट्राई करने हैं उसके लिए मैंने बनाया पैरामीटर ग्रिड। जो पैरामीटर्स मैं ट्राई करना चाहती हूँ, जैसे नंबर ऑफ नेबर्स 2 3 4 5 इतने ट्राई कर रहे हैं, कितने पे बेस्ट R2 स्कोर है, ठीक है। तो पैरामीटर ग्रिड में पहला पैरामीटर आया KNN डबल अंडरस्कोर। KNN मतलब इस वाले स्टेप के पैरामीटर्स दे रही हूँ, पैरामीटर का नाम N नेबर्स पैरामीटर। इसमें क्या ट्राई करो, 2 से लेकर 20 तक सारे पैरामीटर्स ट्राई करो। नेबर्स 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, देखो किस पे बेस्ट R2 स्कोर आता है, ठीक है। ऐसे ही KNN डबल अंडरस्कोर वेट्स। वेट्स यूनिफॉर्म मतलब सारे नेबर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, सारे नेबर्स की वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। डिस्टेंस मतलब कि नियर बाय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, फार ऑफ को कम, वेटेड इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पैरामीटर है 1 2 डिस्टेंस मैनहट्टन या यूक्लिडियन डिस्टेंस, किस तरह का डिस्टेंस आपको 1 मतलब मैनहट्टन, 2 मतलब यूक्लिडियन, ठीक है। अब ग्रिड सर्च सीवी लगाओ, ग्रिड सर्च सीवी इस पे लगाना है, इस 5 पे लगाना है, ठीक है। 5 पे मुझे ग्रिड सर्च सीवी लगाना है। पैरामीटर्स कौन से ट्राई करने हैं, पैराग्रिड पैराग्रिड, ये पैरामीटर्स ट्राई करने हैं। क्रॉस वैलिडेशन और इस बार स्कोरिंग रहेगा R2 स्कोर, क्योंकि इस बार मुझे बेस्ट R2 स्कोर निकालना, ठीक है। ये मैंने पैरामीटर्स बेस्ट, ठीक है। ये नेबर्स रिग्रेशन चलेगा, फिट करेंगे इसको तो ये चलेगा और अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यू स्टडी करेगा। ठीक है, प्रिंट करा के देखोगे, प्रिंट डॉट बेस्ट पैरम्स, आपको बेस्ट पैरामीटर्स पता चल जाएंगे कि बेस्ट नेबर्स कितने होने चाहिए, वेट्स क्या होना चाहिए और पीक वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। मॉडल इज इक्वल टू ग्रिड डॉट बेस्ट एस्टिमेटर। बेस्ट एस्टिमेटर से क्या होता है, वो मॉडल आ जाता है जिसमें ये बेस्ट पैरामीटर्स लगे हुए, ठीक है, जिसमें ये बेस्ट पैरामीटर्स की वैल्यू फिट है, वो वाला मॉडल आता है। प्रेडिक्शन की मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट डेटा दिया, प्रिंट करा के देखो R2 देखो इसके R2 स्कोर की वैल्यू, ठीक है। ये हमने एक पूरा एग्जाम्पल बनाया कि नेबर्स, ठीक है। आप जब इसे एग्जीक्यूट कराएंगे
लिए एक रिग्रेशन से डेटा सेट बनाएगा, उसके बाद उसके ऊपर टेलर स्टैंडर्ड टेलर चलाएगा, ये नेबर्स रिग्रेशन चलाएगा, उसके इंटरेस्ट निकालेगा। नेबर्स सबसे पहले 7 है, p की वैल्यू इंग्रेडिएंट डिस्टेंस 2 और डिस्टेंस वाले वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। और आपकी ग्रिड सर्च सीरीज से वैल्यू क्या आ रही है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की वैल्यू देखना चाहते हो तो प्रेडिक्शन से आपको, ठीक है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं y टेस्ट ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी और y प्रेडिक्शन ऑफ कितनी वैल्यू की प्रेडिक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा, ठीक है। और 86 पॉइंट है, कुछ रिकॉर्ड्स में आगे पीछे होगा, कुछ में सही होगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप क्या यूज कर सकते हैं, ए नेबर्स क्लासिफायर। तो आज तक हमने जितनी भी मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स करी, उन सब में जो हमारे पास डेटा सेट थे वो सब डेटा सेट लेवल्ड थे, मतलब जो चीज आपको प्रेडिक्ट करनी थी वो चीज आपके पास डेटा सेट में पहले से एग्जिस्ट करती। जैसे अगर आपको सैलरी प्रेडिक्ट करनी है तो आपके डेटा फ्रेम में जो आप डेटा सेट ले रहे थे उसमें बाय सैलरी वाला कॉलम था। अगर आपको क्लासिफाई भी करना है तो क्लासिफाई करने के लिए तो एक टारगेट कॉलम था, उसमें वैल्यू थी, ये रिकॉर्ड 0 कैटेगरी का, ये 1 का, ये 2 का। मतलब आपको समझो कि आपको मैंने बुक दी और उसके साथ आंसर्स दी, आप उस बुक के क्वेश्चंस आंसर्स दोनों को स्टडी करके पेपर की तैयारी कर रहे हैं और फिर आपको पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप आंसर उस टाइम निकाल, तो अभी तक ऐसे चल रहा है। अब आपको क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जा रहे हैं और कोई सॉल्यूशंस नहीं दिए जा रहे, आपको छोड़ दिया जा रहा है कि आप अपने आप को देखो कैसे आपने सीखना है, क्या करना है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते खुद ही सीखोगे कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये गलत है, ये सही है, अपने आप लर्निंग। उस लर्निंग के बेस पे आप कुछ नए पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करोगे। या एक किताब है जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के मल्टीपल चीजों का क्वेश्चन बैंक में इकट्ठा सा करके देता है। आप पहला क्वेश्चन करते हो किसी चैप्टर से है, दूसरा कहीं से आ रहा है, तीसरा कहीं से आ रहा है, कभी कुछ यूज हो रहा है, कभी कुछ यूज हो रहा है, आप खुद ही उनमें से पैटर्न्स ऐड करते हो, दैट इज अनसुपरवाइज्ड। अब आपके पास जो भी डेटा सेट होगा उसमें कोई टारगेट कॉलम, अब आपका जो मॉडल है वो खुद ही देखेगा इस डेटा में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, उनके बेसिस पे उस डेटा को खुद किसी न किसी तरीके से ग्रुप करेगा या जो भी, ठीक है। तो ये होती है अनसुपरवाइज्ड। देखो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है और उसके एल्गोरिथम्स टोटली डिफरेंट हैं और उसके कौन कौन से एल्गोरिथम्स हम स्टडी करते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया, इट अलाउज मॉडल टू वर्क ऑन इट्स ओन टू डिस्कवर द पैटर्न एंड इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली अनडिटेक्टेड। अभी तक उस डेटा में कुछ भी आपको पता नहीं, मॉडल ने अपने आप काम करना है, अपने आप पैटर्न। जैसे मेरे पास सीनियर सिटीजन्स का डेटा है 1 लाख रिकॉर्ड्स, मेरे पास वो किसी भी तरीके से कैटेगराइज नहीं है। अब उनमें कुछ चीज़ें कॉमन, जैसे किसी डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रेगुलरली जिनका हॉस्पिटल में आना लगा रहता है, कुछ पेशेंट्स हैं जो फिटनेस में बिल्कुल फोकस्ड हैं, जिनका कोई ऐसे बीमारी वाला केस नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, एल्गोरिथम ने इनको स्टडी करना है, इनको और स्टडी करके देखना है कि बेस्ट इनको मैं कैसे सेपरेट आउट करूं, इनको अलग अलग क्लस्टर्स में कैसे डिवाइड करूं। जैसे एक बिल्कुल फिट वाला ग्रुप अलग हो गया, एक हो गया
ऑफर्स दे सकते हैं। तो वो कस्टमर्स की सेगमेंटेशन करने के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एक टेक्निक होती है क्लस्टरिंग। ये क्या करते हैं, बेस्ड अपॉन बिहेवियर क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे जिसकी पेमेंट ज़्यादा आती है, जिसकी पेमेंट कम आती है, जिसकी कंप्लेंट सीआर सॉल्व होती है, जिसकी नहीं होती, जिसके रेगुलरली सक्सेस पैरामीटर्स पे अच्छा स्कोर आता है, किसका कम आता है, उसके बेसिस पे मैंने कस्टमर्स की क्या करी, सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। उसके अलावा टारगेटेड मार्केटिंग, जब आप क्लस्टर्स में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आप टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हो। इनको ऐसा ऑफर देना, दूसरों को ऐसा ऑफर देना, तीसरों को ऐसा ऑफर, जिसको जैसा मतलब उसको वैसा ऑफर, टारगेटेड मार्केटिंग। उसके बाद तीसरी चीज आती है इसमें अनोमली डिटेक्शन। अनोमली डिटेक्शन क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड पे बहुत यूज होता है। आपका रेगुलरली एक तरह का स्पेंडिंग बिहेवियर है, आप उस स्पेंडिंग बिहेवियर से अलग कुछ करते हो तो आपको अलर्ट है। तो अनोमली डिटेक्शन भी लगभग क्लस्टरिंग की तरह ही काम करता है। उसमें भी क्या होता है, कस्टमर्स के क्लस्टर्स बने, ठीक है। आपने क्या किया, आप इस क्लस्टर में हो, आप रेगुलरली 1 to 10,000 के बीच की ट्रांजैक्शन करते हो आप इस क्लस्टर में, ठीक है। पर आपने सडनली अपने क्लस्टर से बाहर जाके कोई पेमेंट कर दी तो वो अनोमली हो गई, तो वो डिटेक्ट, ठीक है। तो अनोमली डिटेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है मीनिंगफुल कंप्रेशन। एक्चुअली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के 4 पार्ट्स हैं। एक होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग यूज होता है कस्टमर सेगमेंटेशन में, टारगेटेड मार्केटिंग। दूसरा पार्ट होता है अनोमली डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड वगैरह डिटेक्शन। तीसरा होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, पीसीए जो हमने यूज किया। तो मीनिंगफुल कंप्रेशन, फीचर्स को कंप्रेस करके मीनिंगफुल डेटा कंटेन, वो भी एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। और चौथा पार्ट होता है इसका एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कि अगर आप ये खरीदते हो तो इसके साथ और क्या खरीद सकते हो। जो आप देखते हो मार्केट, सुपरमार्केट्स में शेल्फ्स पे हमेशा खाना इस तरीके से, खाना या कोई भी सेलिंग आइटम इस तरीके से वो अरेंज होती है कि बंदा एक चीज, अगर मैं एग्स खरीद रही हूँ तो ब्रेड उसके पास होगी, सो दैट आई नो कि एग के साथ मुझे ब्रेड भी खरीदना, ठीक है, मिल्क भी मेरे को उसके पास मिलेगा, इस तरीके से। तो उसी के लिए वेबसाइट आपने अमेज़न पे देखा होगा, आप अमेज़न पे शूज़ परचेज करो तो और शूज़ से रिलेटेड सॉक्स है, ये है, वो चीज़ें साथ में फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। वो कैसे निकलता है, वो एसोसिएशन यूज करता है कि हाँ इस चीज़ के साथ ये प्रोडक्ट परचेज करने की प्रोबेबिलिटी ये इतना, फिर उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है उसको हम क्या कहते हैं। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड। इसी से रिकमेंडेड सिस्टम्स भी आते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स पे आप एक जॉनर की मूवी देख लो, 2 देख लो, उस तरह की मूवीज भी तो आपको रिकमेंडेड की लिस्ट है, ठीक है। ये यूजर स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये जर्नल भी हो सकता है। जर्नल मतलब कि मैंने सारे यूजर्स का देखा कि जो ये देखता है और क्या देखता है, वो तो जर्नल हो गया। एक हो सकता है यूजर के स्पेसिफिक। यूजर के स्पेसिफिक मतलब इस यूजर ने ये देखा, इससे रिलेटेड, ठीक है। ये यूजर स्पेसिफिक भी हो सकती है, दिस विदाउट यूजर स्पेसिफिक। तो ये ज्यादातर रियल लाइफ सिनेरियोज है जहां पे हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसी तरह की एप्लीकेशंस में ज्यादातर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को। अच्छा, अब इसकी टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताई, पहली टाइप है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब कि आपने सिमिलर डेटा पॉइंट्स को बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटी इन सम ऑफ द फीचर्स आपने उनको अलग-अलग किया, ठीक है। इससे क्या, जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हो, कुछ बच्चे हैं जो 90 क्लास वाले हैं, कुछ हैं जो 70 to 90 वाले, और कुछ हैं जो बहुत कम स्कोर करते। अब अगर मैं एक साथ उन सबको पढ़ाऊंगी तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। 90 क्लास वालों को और तरह की तैयारी चाहिए, 70 से बिलो वालों को और तरह की तैयारी। तो मैंने क्या करती हूँ, उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि उनको वैसी की ट्रेनिंग दी जाए। तो वो क्लस्टरिंग था। कस्टमर सेगमेंटेशन, ग्रुपिंग सिमिलर न्यूज़ आर्टिकल्स, ये इसके यूजेस, इसके एल्गोरिथम्स, क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स जो हमने करने हैं, के मीन्स, के मिडॉइड्स, फजी सी मीन्स, ये इसके एल्गोरिथम है जो क्लस्टरिंग के हमें। क्लस्टरिंग में भी फर्दर 3 टाइप्स
होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग और एक होती है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, इसमें आता है डीबी स्कैन। ठीक है, ये सारे के सारे एल्गोरिदम 6 ऑफ दीज ये हमारे क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम। ठीक है, उसके बाद आता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा को हाई नंबर ऑफ फीचर्स से कम नंबर ऑफ फीचर्स में लेके आना, इसके लिए यूज होता है डायमेंशनैलिटी। इससे आपके आउटलायर्स नॉइज भी कम होती है और विजुअलाइजेशन भी इजी हो जाती है। जैसे अगर आपका डेटा 10 फीचर्स में है तो आप इसे दिखा ही नहीं सकते C1 में, ठीक है, तो आप उसका PCA लगा के उसको फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? दो चीजें होगी, एक क्लस्टरिंग और एक होगी डायमेंशनैलिटी। उसके बाद तीसरा आता है एसोसिएशन रूल्स। एसोसिएशन रूल्स में फाइंड रिलेशनशिप्स, इफ एक्स हैपेंस तो क्या होगा, ठीक है, इसके साथ क्या क्या चल रहा है वो एसोसिएशन आपके पास एनालिसिस में यूज होता है। इसके एल्गोरिथम से है ए प्रियोरी एंड ए प्रियोरी। ठीक है, और चौथी कैटेगरी है एनोमली डिटेक्शन, अनयूजुअल और रेयर डेटा पॉइंट्स को डिटेक्ट करना, ब्रॉड डिटेक्शन में यूज होता है। इसके लिए आइसोलेशन फॉरेस्ट या मान क्लास। ठीक है, तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मैंने आपको प्लान बता दिया क्या क्या। ठीक है, अब देखो प्रोसेस फ्लो कैसे। इस बार मेरे पास जो डेटा है उसमें कोई लेबल्स नहीं, उसमें कोई वाइट, ठीक है, तो मशीन क्या करेगी, अपने आप पैटर्न सर्च करेगी। आपने क्या किया, ट्रेनिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इमेजेस जो भी आपका डेटा था वो आपने भेज दिया। ये ट्रेनिंग का फेज है, ट्रेनिंग में आपने डेटा भेजा। अब आप टेस्ट करते समय एक नया डेटा भेज रहे हैं बेस्ड अपॉन, यहाँ कोई लेबल्स नहीं है पहले से, बेस्ड अपॉन द पैटर्न्स लर्न, बेस्ड अपॉन कि उसने कैसे क्लस्टर किया है, जो भी उसने पैटर्न लर्न किया है, उसके बेसिस पे ये क्या कर देगा आपको। जैसे अगर इसने क्लस्टर्स में डिवाइड किया तो क्लस्टर आईडी दे देगा कि किस क्लस्टर आईडी में इसको आना। ठीक है, ये दोनों का पैरेलल। ये वाला है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का और ये वाला है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो आपके पास लेबल्स भी हैं। ठीक है, जब आप नया टेस्ट डेटा देंगे इन लेबल्स में से कौन सा एक्सपेक्टेड लेवल होगा ये आपको लेबल। ठीक है, यही फर्क है, यहाँ लेबल्स हैं, यहाँ लेबल्स नहीं। यहाँ लेबल्स नहीं है तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ज्यादातर अगर क्लस्टरिंग है तो क्लस्टर आईडी रिटर्न करेगा कि किस क्लस्टर में ये फॉलो करता है। अगर एसोसिएशन रूल्स है तो ये लाइक्लीहुड कि इसके साथ और कौन सी चीज परचेज होगी वो बताएगा। अगर एनोमली डिटेक्शन है तो बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन सही थी या। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आप देखो सिंपल है। सिमिलर लुकिंग वर्ड्स जैसे जो आपका रैबिट है वो डिफरेंट है, ये सब वर्ड्स हैं, इनको एक क्लस्टर बना लिया, रैबिट को अलग कर दिया और इसको ऐसे क्लस्टर्स बना। ठीक है, तो आज अब सबसे पहले क्लस्टर्स से स्टार्ट करेंगे, क्लस्टरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो क्लस्टरिंग में आप डेटा की सिमिलैरिटी के बेसिस पे जो सिमिलर डेटा वो एक क्लस्टर में आएगा और जो सिमिलर है वो दूसरे। तो देखो इसका एल्गोरिथम, ये क्लस्टरिंग की पार्टीशन क्लस्टरिंग, इसमें ये तीन एल्गोरिथम्स K means, K midroids, fuzzy C means, हायरार्किकल क्लस्टरिंग इसमें एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव, और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्लस्टरिंग। सबसे पहले हम पार्टीशन क्लस्टरिंग से स्टार्ट करेंगे। K means का एल्गोरिथम आदम, K means एल्गोरिथम कैसे काम करता है और कैसे आप एक क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, K means का एल्गोरिथम आदम। ये देखो ऐसे क्लस्टर्स, सिमिलर डेटा पॉइंट्स
अलग अलग क्लासेस होती है और इसी के ऊपर बेस्ड होता है नॉर्मल डिटेक्शन। कोई डेटा पॉइंट है यहाँ का, अगर वो जा रहा है दूसरे जगह तो वो अनोमली होगा। ठीक है, ये थोड़े से इसके मैट्रिक्स हैं, इनमें बाद में आती हूँ। ये इनके अच्छे क्लस्टर बने या नहीं ये उसके मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स की बात आती है। पहले एल्गोरिथम। सो के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग कैसे काम करता है ये भी आपको बाद में डेटा। सपोज आपके पास एक डेटा है 1 2 3 10 11 12, कोई भी डेटा है, जैसे बच्चों के मार्क्स हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स है 1 2 3, कुछ के मार्क्स है 10 11 12। डाटा आप बदल भी सकते हो। कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है? a = 2, मैंने 2 क्लस्टर्स में डिवाइड। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? सबसे पहले आप क्या करो,
कोई भी सेंट्रोइड में कोई भी वैल्यू आएगी ना, जैसे मैंने 1 + 9 + 4 किया तो जो वैल्यू है मीन करके वो हो सकता है कि डेटा सेट की वैल्यू हो, बट जब आप ये मिडॉइड करते हैं उसमें जो नया सेंट्रोइड आप लेते हैं वो उन्हीं डेटा सेट में एग्जिस्टिंग पॉइंट्स में से होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी वो सेंट्रोइड, नया सेंट्रोइड हमेशा जितने पॉइंट्स होंगे उनमें से ही एक नया पॉइंट, ठीक है। और फजी सी मींस में आप एक डेफिनेट क्लस्टर में असाइन करते हैं, आप क्या करते हैं हर क्लस्टर में होने की प्रोबेबिलिटी देते हैं, जैसे 3 क्लस्टर्स हैं तो एक डेटा की सिमिलैरिटी फर्स्ट क्लस्टर के साथ 0.9%, 0.9990%, दूसरे के साथ 0.12%, तीसरे के साथ तीनों क्लस्टर्स में होने की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होगी, पर तीनों क्लस्टर्स में होने की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो क्लस्टर का असाइन। बस ये लॉजिक, ये डिफरेंस है तीनों, बट वैसे काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर, ठीक है। के मीन से स्टार्ट करते हैं, एक डेटा लेते हैं और देखते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग कैसे। मॉल में एक दिन पे जो कस्टमर्स आए उनका ये, ठीक है, कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, एनुअल इनकम कितनी थी और ये स्पेंडिंग स्कोर, ठीक है। मुझे क्या करना है, एज और एनुअल इनकम की बेसिस पे कस्टमर्स को अलग-अलग क्लस्टर्स में डिवाइड, कस्टमर्स को अलग-अलग क्लस्टर्स में क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। तो अब आपको X में मैंने डेटा क्या दिया, ये वर्ड फोर्थ, ये दो कॉलम्स हैं, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग, इन दो फीचर्स की बेसिस पे ये क्या करनी है, क्लस्टरिंग, ठीक है। स्पेंडिंग, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग, वैसे मैं इसको 3 भी एज को भी बीच में ले सकती हूँ, और मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल है तो मैंने आपको इसको मैट प्लॉट लिख कर प्लॉट भी करके दिखाना है, तो अगर मैंने 3D ले लिया तो प्लॉट करना मुश्किल, पर अदरवाइज आप डेटा के लिए सिर्फ 2 से 5 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने दिखाना है इसलिए मैंने 3 से 5, ठीक है। और ठीक है, ऐसे मेरे पास होगा नंबर, ठीक है, तो ये मेरे इनकम और स्पेंडिंग, अब मैंने इस पे लगानी है क्लस्टरिंग के लिए फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर, फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर import k means, from sklearn dot cluster import k, ठीक है। मॉडल इज इक्वल टू k means, मॉडल इज इक्वल टू k means n क्लस्टर, कितने क्लस्टर्स आपने बनाए,
होंगी, इससे ज़्यादा हो सकती है। रैंडम स्टेट, क्योंकि रैंडमली इसमें पिक करना है सेंट्रॉइड, तो रैंडम स्टेट 2 और इनिट इज इक्वल टू ए मीन्स। इसका मतलब होता है कि पहला जो सेंट्रॉइड है वो आप रैंडमली कुछ भी पिक करेंगे, सेकंड उससे फारदेस्ट पॉसिबल, थर्ड सेकंड से फारदेस्ट पॉसिबल। आपको जो क्लस्टर्स लेने हैं, पहली बार सेंट्रॉइड्स लेने हैं, कैसे लेने हैं? के मींस क्लस्टर्स में पहला रैंडमली, दूसरा जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट होगा, तीसरा जो सेकंड पॉइंट से सबसे फारदेस्ट होगा, ऐसे क्लस्टर्स इनिशियली आपके। ठीक है, अब मैंने मॉडल डॉट फिफ्थ अंडरस्कोर प्रेडिक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्ट डेटा कोई अलग अलग नहीं है, साथ ही फिट होगा, साथ के साथ ये प्रेडिक्ट कर देगा। आप इसे डेटा क्या पास करोगे? ठीक है, ये आपको क्या देगा? लेबल्स। ये आपको क्या देगा? लेबल्स। ठीक है, आप चाहो तो ये लेबल्स प्रिंट करा के देख सकते हो। ये क्लस्टर नंबर 1 2 3 जो भी असाइन करेगा वो क्लस्टर्स आपको इस डेटा को उसने क्लस्टर नंबर 2 दिया, इतना को बीच में कईयों को 1 दिया, कईयों को क्लस्टर नंबर 0। ठीक है, बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटी ऑफ डेटा। क्लियर है? ऐसे अच्छा, अगर मैं तो इसने सेंट्रॉइड्स बनाए, इसके सेंट्रॉइड्स के सेंटर्स भी देखना चाहूंगी, तो मॉडल डॉट क्लस्टर अंडरस्कोर सेंटर्स, ये आपके जो क्लस्टर्स बने ये उनके सेंटर, जो आपके 3 क्लस्टर्स बने, पहले क्लस्टर का सेंट्रॉइड ये है 3718, सेकंड का ये है, थर्ड का ये 3 नए जो क्लस्टर्स बने उनका। पर देख के तो विजुअलाइज करके आपको तो पता चलेगा जब मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा। इस डेटा पॉइंट को इसने ये क्लस्टर दिया, दूसरे को ये दिया, दूसरे को, तो वो देखो हम कैसे import matplotlib, import matplotlib dot myplot as import matplotlib dot myplot as plt dot scatter, plt dot scatter, पहले x का 0 वाला कॉलम, x एक्सिस पे x का 0 वाला कॉलम, y एक्सिस पे 1 वाला कॉलम। ठीक है, 0 कॉलम का मतलब है एनुअल इनकम और y पे स्पेंडिंग स्कोप, ये x और y पे आ गए ना। ठीक है, उसके बाद इनके कलर्स अलग अलग आए अकॉर्डिंग टू क्लस्टर्स से, तो C इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू जो लेबल, कलर इज इक्वल टू लेबल। 2 वालों को अलग कलर मिलेगा, 1 वालों को अलग कलर मिलेगा, 0 वालों को अलग। C मैप इज इक्वल टू, अब ये अलग अलग कलर्स कौन से लेने हैं? C मैप इज इक्वल टू विविड या वार्म ब्लू, ऐसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, साइज इज इक्वल टू कितना साइज, देखो
बेस्ड अपॉन एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर, ये 3 क्लस्टर्स में मैंने डेटा को क्या कर दिया, डिवाइड। ये मेरा डेटा 3 क्लस्टर्स में डिवाइड। कुछ लोग जिनकी एनुअल इनकम ज्यादा है पर वो स्पेंड कर, कुछ लोग जिनकी एनुअल इनकम ज्यादा है और उनका स्पेंडिंग स्कोर भी ज्यादा, और कुछ लोग हैं जिनकी इनकम कम है पर उनका स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा। 3 क्लस्टर्स में इसने क्या कर दिया, कस्टमर्स को डिवाइड। ठीक है, अब अगर मैं इसमें सेंट्रॉइड कहां पे आएगा, सेंट्रॉइड में बात करना चाहूँ तो आई कैन डू BLT dot scatter C centered इनका कलर एक ही रखेंगे, रेड मार्कर ये इन क्लस्टर्स के सेंटर्स आ, इस क्लस्टर का सेंटर ये है, इस क्लस्टर का सेंटर ये है, इस क्लस्टर का सेंटर। ठीक है, आपका डेटा क्या हुआ, 3 क्लस्टर्स में डिवाइड। कह रहे हैं बेस्ड अपॉन, मैं इसको इस पूरे प्रोग्राम को 3 डायमेंशंस में भी कर सकती थी, मैं इसमें एज को भी इंक्लूड कर सकती थी। मैं अगर यहाँ पे कॉलम ले लूँ 2 से 5 ले लूँ तो एज भी आ जाएगी उसमें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई होगा। बट दिक्कत कहाँ पे आएगी, 3 डायमेंशंस में मेरे को दिखाने में। ठीक है, जब मैं C1 यूज करूंगी तो मेरे को यहाँ पे क्लस्टर्स में डिवाइड करूंगे। देखो अब उसने थोड़ी सी जब क्लस्टरिंग करी, क्योंकि अब 3 फीचर्स है ना, क्लस्टर्स अलग तरीके से है। ठीक है, अब आपको डेटा ये सही से विजुअलाइज होगा अगर 3D में, ये 3 फीचर्स है, 3D में इसका सही विजुअलाइजेशन। ठीक है, ऐसे हम क्या यूज कर सकते हैं, के मीन्स एल्गोरिथम। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इससे क्लस्टर साइन की अच्छे हैं या नहीं। हर चीज जो आप बनाते हैं, हर मॉडल जो आप बनाते हैं, उसका मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई मेट्रिक होता है। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेन मेट्रिक्स हैं। क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेन मेट्रिक्स हैं। पहला मेट्रिक है सिलीहॉक स्कोर। ठीक है, सिलीहॉक स्कोर बेसिकली क्या कहता है, इट मेजर्स हाउ गुड द क्लस्टर्स आर, क्लस्टर कितना अच्छा बना है। इसकी रेंज -1 से 1 में होती है, -1 से 1 में इसकी रेंज आती है। अगर स्कोर 1 है तो इसका मतलब पॉइंट फिट्स वेल विदिन द क्लस्टर। इसका मतलब जो आपका सेंट्रोइड है वो बीच में कहीं आ रहा है, सारे पॉइंट्स उसके आसपास बहुत अच्छे से फिट हो। ठीक है, अगर सिलीहॉक स्कोर 0 आता है तो इसका मतलब पॉइंट इज ऑन द बॉर्डर बिटवीन 2 क्लस्टर्स। इधर क्लस्टर पॉइंट उसके बीच में, मतलब वो सही से क्लासिफाई नहीं, क्लस्टर्स बहुत पास ठीक है। और अगर आपके क्लस्टर्स ओवरलैपिंग ही हो जाए, 2 क्लस्टर्स आपस में ओवरलैप करने लग जाए, तो सिलीहॉक स्कोर आएगा -1। इसका मतलब आपने पॉइंट को रॉन्ग टर्म में साइन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उसको हम कैलकुलेट करेंगे, SK11 से कैलकुलेट करवाएंगे। अगर वैल्यू 1 के पास आ रही है, 0 से ज़्यादा आ रही है, 1 के पास आ रही है, तो इसका मतलब अच्छा क्लस्टरिंग हुआ है। अगर -1 के पास आ रही है तो आपने रॉन्ग किया। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होता है, मैथ्स में फॉर्मूला क्या है, BI - AI अपॉन मैक्स ऑफ AI।
एक क्लस्टर में 10 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट का अपने क्लस्टर के पॉइंट से डिस्टेंस कितना है उसका एवरेज। अपने क्लस्टर के पॉइंट से पास होने चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। इसका मतलब अच्छा क्लस्टर तब बनेगा अगर AI छोटा और BI क्या है, स्मॉलेस्ट एवरेज डिस्टेंस ऑफ I टू डेटा पॉइंट्स इन डिफरेंट क्लस्टर्स। इस पॉइंट का डिफरेंट क्लस्टर में जो पॉइंट्स पड़े हैं उनसे डिस्टेंस वो तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा तब बनेगा अगर BI ज्यादा हो और AI कम। अगर BI ज्यादा होगा और AI कम होगा तो BI माइनस AI बड़ी वैल्यू आएगी और मैक्सिमम भी BI। इसका मतलब नियर टू 1 आंसर, ठीक है। इसका मतलब नियर टू 1 आंसर। -1 कब आएगा, अगर आपका अपने क्लस्टर के पॉइंट से डिस्टेंस कम है, ज्यादा है और दूसरे क्लस्टर से आप पास में बैठे हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल रॉन्ग क्लस्टर में बैठे हैं, तो वैल्यू आएगी माइनस। तो इससे आप मेजर कर सकते हैं कि आपका क्लस्टरिंग अच्छी हुई है या नहीं। इसके अलावा दूसरा मैट्रिक है डूम्स इंडेक्स। दूसरा मैट्रिक है डूम्स। ये क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग रिसर्च मेजर करता है। ये मेजर करता है कि आपके जो क्लस्टर है वो कॉम्पैक्ट होने चाहिए, एक क्लस्टर के पॉइंट्स बहुत क्लोज टुगेदर होने चाहिए और उसका दूसरे क्लस्टर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा क्लस्टर वो माना जाता है जैसे मैंने 90 से अबव स्कोर वाले बच्चे एक क्लस्टर में रखे। अगर किसी बच्चे के 96 मार्क्स हैं और मैं उसे 70 के बैच से बिलो 70 वाले बैच में डाल दूंगी तो बिल्कुल गड़बड़ है ना। ऐसे ही अगर मेरे डेटा सेट में मेरा कस्टमर है जो हर महीने का मेरे को $50,000 का बिजनेस दे रहा है और मैं उसको स्कीम भेज दूं वो तो मैंने 10,000 या 5,000 वाले को भेजनी थी, वो तो गड़बड़ है ना। सही क्लस्टर असाइन होना बहुत जरूरी होता है। क्लस्टरिंग का रिजल्ट अच्छा आना जरूरी होता है क्योंकि आगे आपकी सारी मार्केटिंग, आगे आपकी सारी कैंपेन्स इसके ऊपर बेस्ड, क्योंकि गलत लोगों को गलत ऑफर जाएगा तो उसका रिजल्ट गड़बड़, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इट एम्स टू मैक्सिमाइज इंटर क्लस्टर डिस्टेंस, मतलब एक क्लस्टर से दूसरा क्लस्टर दूर हो और इंटर क्लस्टर अंदर अपने क्लस्टर के अंदर कम से कम इंट्रा क्लस्टर जो है वो आपका डिस्टेंस, ठीक है। इससे निकलता है डूम्स। हायर द डूम्स इंडेक्स बेटर इज द क्लस्टरिंग। जितना ज्यादा डूम्स इंडेक्स होता है उतना ज्यादा बेटर आपका क्लस्टरिंग होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मेजर करें, देखो कैसे।
इससे ले आओ